राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, सहयोग ही सबसे शक्तिशाली शक्ति है जिसका उपयोग मानव जाति कर सकती है। आज हम इसी सहयोग की एक कह सकते हैं असाधारण कहानी पर गहराई से बात करने वाले हैं। बिल्कुल। ये चर्चा फाइनेंशियल टाइम्स में छपे एक लेख पर आधारित है और हम भारत की सबसे बड़ी डेयरी सहकारी संस्था अमूल के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। जी, और ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। जैसा आपने कहा, ये भारत की श्वेत क्रांति की कहानी है। हाँ। लाखों किसानों के जीवन की कहानी है, आत्मनिर्भर कृषि अर्थव्यवस्था की, और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कूटनीति की भी। सही कहा। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल। इसमें सहकारी मॉडल है, कृषि अर्थशास्त्र, सरकारी नीतियाँ, भारत की व्यापार नीति, ये सब जीएस पेपर्स के लिए अहम है। तो आज हमारा मकसद यही है कि फाइनेंशियल टाइम्स के इस विश्लेषण से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालें। हाँ। समझे कि कैसे अमूल ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाया। इसका जो अनोखा सहकारी मॉडल है उसकी ताकत क्या है, और ये क्यों भारत की व्यापार नीति में, खासकर अमेरिका और ईयू के साथ बातचीत में, एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए इस विश्लेषण में उतरते हैं। शुरुआत अमूल की जड़ों से करते हैं। गांधीवादी सिद्धांत और किसानों की जरूरतें, ये दोनों इससे जुड़ी हैं। अच्छा। बात है 1946 की। गुजरात का कैरा जिला। किसान उस समय ब्रिटिश काल की पोल्सन डेयरी थी, उसके एकाधिकार से और बिचौलियों के शोषण से बहुत तंग आ चुके थे। वो दौर ही ऐसा था, किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिलना ही मुश्किल था। तो उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से मदद मांगी। सरदार पटेल से? जी। और सरदार पटेल ने उन्हें सलाह दी कि भाई आप अपनी खुद की सहकारी समिति बनाइए, बिचौलियों को हटाइए। अच्छा। और यहीं से कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड की नींव पड़ी, जिसे बाद में हम सब अमूल के नाम से जानने लगे। हाँ, अमूल। पटेल का विजन बहुत साफ था, एक ऐसा संघ हो जिसका मैनेजमेंट तो प्रोफेशनल हो, लेकिन कंट्रोल पूरी तरह किसानों के हाथ में हो। मतलब खरीद से लेकर उत्पादन और फिर मार्केटिंग तक सब किसान कंट्रोल करें। बिल्कुल यही। और कमाल की बात है कि यही किसान स्वामित्व वाला मॉडल आज भी अमूल की रीढ़ है। हाँ, अमूल के जो एमडी हैं अमित व्यास, वो भी यही कहते हैं कि ये बिजनेस मॉडल इसलिए काम करता है क्योंकि सब कुछ किसानों के हाथ में है। सही। और ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। 18,000 से ज्यादा गांव की सहकारी समितियां हैं। सोचिए। 3.6 मिलियन यानी 36 लाख से ज्यादा किसान सदस्य और 10 लाख से ज्यादा खुदरा विक्रेता। बहुत बड़ा नेटवर्क है ये। बिल्कुल। और इसी मॉडल के दम पर अमूल ने भारत का जो संगठित दूध बाजार है उसमें करीब 75% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। 75%? जी। लेकिन इसका असर सिर्फ बाजार हिस्सेदारी तक नहीं है। इसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाने में, मतलब वैश्विक उत्पादन का करीब 25% हिस्सा भारत का है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और यहीं पर हमें डॉक्टर वर्गीस कुरियन और श्वेत क्रांति को याद करना होगा। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, उन्होंने ही 1957 में अमूल ब्रांड नाम दिया था। हाँ, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का छोटा रूप। और फिर 1970 में उन्होंने ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति की शुरुआत की। जी। कुरियन ने इसी आनंद मॉडल को पूरे देश में फैलाया। ये सिर्फ दूध उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम नहीं था। नहीं, ये तो ग्रामीण विकास का एक जरिया बन गया था। हाँ बिल्कुल। सहकारी समितियों का एक राष्ट्रीय ग्रिड बनाया गया। इससे करोड़ों किसानों को, खासकर छोटे और सीमांत किसानों को बाजार से जोड़ा गया, उनकी आय का एक पक्का स्रोत बनाइए। सही। आज ये उद्योग 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को रोजगार देता है। ये कुरियन के विजन और उस सहकारी मॉडल की ताकत है। इस मॉडल की एक और खासियत पर आते हैं, इसकी खरीद प्रणाली। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमित व्यास बताते हैं कि अमूल हर दिन 45 मिलियन लीटर दूध इकट्ठा करता है, गाय, भैंस, यहाँ तक कि ऊंट का भी। और सबसे बड़ी बात जो किसानों में वो भरोसा जगाती है वो ये कि 1946 से आज तक अमूल ने अपने हर सदस्य का पूरा दूध खरीदा है। हर रोज? हाँ। साल के 365 दिन? हाँ, चाहे बारिश हो या धूप, जैसा वो कहते हैं। ये आश्वासन, ये गारंटी बहुत मायने रखती है। व्यास कहते हैं चाहे 1 लीटर लाओ या 500 लीटर, हम खरीदेंगे और उसी दिन पैसा देंगे। उसी दिन भुगतान? जी। हो सकता है कोई प्राइवेट कंपनी वसा के आधार पर अमूल के औसत रेट करीब 39 रुपए लीटर से थोड़ा ज्यादा दे दे, लेकिन वो रोज नहीं खरीदेगा। उसकी खरीद तो बाजार की मांग पर निर्भर करेगी। अमूल की गारंटी पक्की है, रोज की है।
और सिर्फ खरीदते ही नहीं, रियायती पशु चारा और पशु चिकित्सा सेवाएं भी देते हैं। हाँ, ये भी एक बड़ा सपोर्ट है। गुजरात की एक किसान है मित्रबेन पटेल। उनका अनुभव इसी भरोसे को दिखाता है। 43 साल की हैं। अच्छा। वो बताती हैं कि 2 दशक पहले उन्होंने सिर्फ एक गाय से शुरुआत की थी। अरे वाह। आज उनके पास 200 गायों का झुंड है। अरे वाह। और वो कहती हैं कि ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उन्हें पता है कि अमूल उनका सारा दूध खरीद लेगा। ये आश्वासन कि उत्पाद लिया जाएगा, ये बहुत जरूरी है। प्राइवेट खरीदार इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये एक तरह की सामाजिक सुरक्षा जैसी बात हो गई उनके लिए। बिल्कुल, और आर्थिक रूप से भी ये मॉडल सफल रहा है। 2023-24 में अमूल का टर्नओवर $7.3 बिलियन से ज्यादा था, यानी लगभग 60,000 करोड़ रुपए। पिछले साल से 8% ज्यादा। हाँ, अमूल के जो अध्यक्ष हैं विपुल भाई पटेल, वो कहते हैं कि भारत की इतनी बड़ी आबादी है तो दूध उत्पादों की मांग तो हमेशा बनी ही रहती है। घरेलू मांग तो है ही, लेकिन अब अमूल विदेश में भी विस्तार कर रहा है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। क्या ये वैश्विक विस्तार सफल हो रहा है? कुछ हद तक तो कह सकते हैं। उनकी जो कुल बिक्री है उसका करीब 4% हिस्सा 50 देशों को निर्यात से आता है। 50 देश? जी, उन्होंने अमेरिका में मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर एक प्लांट खोला है और हाल ही में स्पेन में भी एक स्थानीय सहकारी संस्था के साथ साझेदारी की है। तो मतलब वो ग्लोबल डेयरी मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, महत्वाकांक्षाएं तो हैं। लेकिन यहीं पे एक कह सकते हैं विरोधाभास सा दिखता है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ तो वैश्विक विस्तार की कोशिश, दूसरी तरफ भारत के डेयरी बाजार को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए इतनी ऊंची दीवारें खड़ी करना। हाँ, ये बात सही है। रुपिंदर सिंह सोढ़ी हैं, जो पहले अमूल के टॉप फेडरेशन के एमडी थे, अब इंडियन डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हाँ। वो साफ कहते हैं कि भारत डेयरी उत्पादों पर 30 से 60% का भारी आयात शुल्क लगाता है। 30 से 60%? काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, और उनका तर्क है कि भारत को बाहर से डेयरी की जरूरत ही नहीं है। ये जो संरक्षणवादी नीति है, प्रोटेक्शनिज्म, ये भारत में आजादी के बाद से ही कृषि क्षेत्र में रही है, क्योंकि ये सेक्टर देश के लगभग आधे लोगों को रोजगार देता है। हाँ, ये बात तो है। और डेयरी का मुद्दा तो और भी ज्यादा संवेदनशील है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अमूल को दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड बनाने का आह्वान किया है। तो ये सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं रहा, राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। बिल्कुल, और यहीं से शुरू होती है डेयरी कूटनीति की कहानी, जैसा फाइनेंशियल टाइम्स का लेख इशारा करता है। अच्छा, ये डेयरी डिप्लोमेसी क्या है? देखिए, ब्रिटेन के साथ जो एफटीए हुआ 2023 में और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2022 में, दोनों में डेयरी सेक्टर को बाहर रखा गया। मतलब विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे नहीं खोले गए। अच्छा। यूरोपीय संघ के साथ जो बातचीत चल रही है उसमें भी यही स्थिति है, और यहाँ तक कि अमेरिका, जो भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके साथ भी द्विपक्षीय समझौते में डेयरी एक बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ है। मतलब डेयरी सेक्टर इतना महत्वपूर्ण है कि ये बड़े बड़े व्यापार समझौतों को रोक सकता है। हाँ बिल्कुल, स्थिति इतनी गंभीर है कि जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ की बात की थी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो भारतीय किसानों, जिसमें डेयरी भी शामिल है, उनके हितों के खिलाफ किसी भी नीति के सामने दीवार की तरह खड़े रहेंगे। एक यूरोपीय संघ के वार्ताकार ने तो मजाक में अमूल को अपने आप में एक भारतीय राज्य कह दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उरुग्वे की पूरी आबादी से भी ज्यादा किसानों का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार इस इतने बड़े वोट बैंक को नाराज करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकती। तो क्या ये माना जाए कि अमूल और ये जो डेयरी लॉबी है, ये इतनी शक्तिशाली है कि वो भारत की व्यापार नीति को अपने हिसाब से मोड़ सकती है? ICIR के कृषि अर्थशास्त्री हैं अशोक गुलाटी, उनका तो यही मानना है। हाँ, उनका जिक्र था लेख में। वो कहते हैं कि डेयरी क्षेत्र और खासकर अमूल किसी भी डेयरी आयात के खिलाफ सबसे बड़ी लॉबी है, और वो खुद को एक पवित्र गाय की तरह मानते हैं जिसे छुआ नहीं जाना चाहिए। ये काफी तीखी टिप्पणी है। हाँ, काफी सख्त शब्द हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है। बिल्कुल। अमित व्यास का तर्क किसानों की आजीविका से जुड़ा है। वो कहते हैं हमें अपने किसानों की रक्षा करनी होगी। उनका कहना है कि ये पैसे या किसी को रोकने की बात नहीं है, बात यह है कि किसान संकट में ना पड़े, अपनी रोजी रोटी ना छोड़ें। हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ एक बिजनेस के बारे में नहीं। इसमें एक चिंता ये भी है शायद कि युवा पीढ़ी को डेयरी फार्मिंग में कैसे बनाए रखा जाए। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आयात खुलता है, कीमतें गिरती हैं, तो शायद युवा इस पेशे से और भी दूर हो जाएं।
तो ये एक बहुत ही पेचीदा संतुलन है। एक तरफ किसानों की सुरक्षा, दूसरी तरफ वैश्विक प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं के लिए शायद सस्ते विकल्प। सही कहा। लेकिन बाजार में जो अमूल का दबदबा है वो सिर्फ इन टैरिफ की दीवारों की वजह से तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा हमने पहले बात की, दूध में 75% हिस्सेदारी है, मक्खन में 85%, आइसक्रीम में 45%। बहुत ज्यादा है ये। और उनका जो विशाल खरीद नेटवर्क है वो एक बहुत बड़ा फायदा है। किसान दूर जाकर दूध बेच नहीं सकते आसानी से। सही। और फिर अमूल का ब्रांड, वो पोल्का डॉट ड्रेस वाली अमूल गर्ल 1967 से चली आ रही है। हाँ, वो तो हर किसी ने देखी है। भारत की सबसे यादगार विज्ञापनों में से एक है वो ब्रांड, वो विश्वास का प्रतीक बन गया है। तो अमित व्यास जब कहते हैं कि डैनोन ने कोशिश की, नेस्ले ने कोशिश की, लैक्टालिस ने कोशिश की, अंततः वे उस कुशल प्रणाली को पार नहीं कर सके जो हमारी सप्लाई चेन में है, तो क्या ये सिर्फ आत्मविश्वास है या इसमें सच्चाई भी है? नहीं, इसमें काफी सच्चाई है। सोढ़ी भी यही कहते हैं कि अमूल की सफलता का राज यही है कि वो सप्लाई चेन में सभी का ध्यान रखते हैं, किसान, वितरक, रिटेलर, सबका। अशोक गुलाटी भी मानते हैं कि भले ही भारत ने 2 दशक पहले डेयरी सेक्टर को खोला था, लेकिन ये जो सहकारी मॉडल है जिसमें अमूल सबसे शक्तिशाली है, ये विदेशी कंपनियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सिस्टम में कहीं ना कहीं सहकारी समितियों के प्रति एक झुकाव अभी भी है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, हमने देखा कि कैसे गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित अमूल का सहकारी मॉडल किसानों को ताकत देने में, सशक्त बनाने और भारत में श्वेत क्रांति लाने में कामयाब रहा। इसने भारत को एक वैश्विक डेयरी पावर हाउस बनाया। सही। लेकिन साथ ही यही सफलता अब उच्च आयात शुल्क और जटिल व्यापार वार्ताओं से जुड़ गई है, जहां लाखों किसानों की आजीविका और वैश्विक व्यापार नियमों के बीच संतुलन साधना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। और यहीं से भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं जिन पर सोचना जरूरी है। जैसे कि पहला, कि क्या ये संरक्षणवादी मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ है, खासकर तब जब युवा पीढ़ी खेती और डेयरी से दूर जा रही है? क्या हम हमेशा इन ऊंची टैरिफ दीवारों के पीछे रह सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। और दूसरा, कि क्या ये संरक्षणवाद अंततः भारतीय उपभोक्ताओं और खुद डेयरी उद्योग के लिए फायदेमंद है, या ये प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को आने से रोक रहा है? एक तरफ करोड़ों किसानों की सुरक्षा है, दूसरी तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कदम मिलाने की जरूरत। रास्ता क्या होना चाहिए? ये वाकई सोचने वाले सवाल हैं। बिल्कुल। हमें उम्मीद है कि फाइनेंशियल टाइम्स के लेख पर आधारित अमूल पर ये गहरी बातचीत जानकारीपूर्ण रही होगी और सोचने पर मजबूर करेगी। जी। ये यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को समझने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। अगर इस विषय पर कोई प्रश्न या विचार हो तो नीचे टिप्पणी करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप इस तरह के विषयों पर और विश्लेषण सुनना चाहते हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और सामग्री लाने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सीखते रहें।